नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिन भर की 7 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ आज बीजेपी की बैठक हुई है। अयोध्या के बाद प्रयागराज में बसपा का सम्मेलन, तो वहीं किसान नेता ने दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को घेरने की धमकी दे दी है। साथ ही राज्य मंत्री आनंद स्वरूप पर कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और नाव में योगी सरकार का बुलडोजर चला है और सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त शिव भक्ति में लीन रहे हैं। तो ये 7 बड़ी खबरें हैं दिन भर की, जिस पर लगातार नजर बनी रही है। नड्डा का दौरा, बीजेपी की बैठक, बसपा का सम्मेलन, टिकैत की धमकी, मंत्री आनंद पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं, माफिया पर शिकंजा। और आज सावन का पावन महीना क्योंकि शुरू हो रहा है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबरें आपको हम दिखा रहे हैं एक के बाद एक। पहली खबर, नड्डा का दौरा, 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। तो वहीं बीजेपी की बैठक। खबर गाजियाबाद से, जहां कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। लोनी के इंदिरा मार्केट में स्थित दुकान, और आपको बता दें कि कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि आखिर कैसे देखते ही देखते जो दुकान है पूरी तरह जलकर राख हो गई है। आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन आग का तांडव देखने को मिला, जहां गाजियाबाद में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। कपड़े के शोरूम में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। प्रदीप बंसल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर आग कैसे लगी, कितने का नुकसान हुआ है? जी देखिए, आपको बता दूं कि गाजियाबाद के लोनी इलाके के मेन बाजार में कपड़ों के शोरूम में भयानक आग लग गई। आग लगने का कारण रहा है शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, बताया जा रहा है। और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया है। आपको बता दूं कि इसमें लाखों का नुकसान हुआ है शोरूम मालिक का। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो खबर लखनऊ से, जहां शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जनसंख्या कानून पर निशाना। एआईएसपीएलबी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध किया है। कानून के बजाय शिक्षा का स्तर सुधारे सरकार। एआईएसपीएलबी का कहना है जागरूकता के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाए। तो साफ तौर पर यह कहना है मुस्लिम पक्षकार का। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जनसंख्या कानून पर निशाना, जहां उन्होंने कहा है कि शिक्षा के स्तर को सरकार सुधारे, ना कि जनसंख्या पर नियंत्रण करे। नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। नगमा शेख, जिस तरीके से तमाम बयान सामने आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बता दें कि आज शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक थी, जिसमें तमाम सदस्य मौजूद थे और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास भी मौजूद थे। बहुत सारे मामले ऐसे थे जिन पर डिस्कस किया गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो जनसंख्या नियंत्रण कानून था, जिसको लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और अगर ये कानून अगर आता है तो इसके खिलाफ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा होगा। और अब भी कुछ डेलीगेशन भी जाएगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए कि ये कानून न लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कानून से ज़्यादा ज़रूरी है बेहतर शिक्षा की। अगर जो लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षित होंगे तो जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इस कानून के खिलाफ दिखाई दे रहा है। शिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं नगमा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जनसंख्या तो बहाना है, सरकार पर निशाना है। ये आपको बता दें कि ऑल इंडिया शिया
वक्फ लॉ बोर्ड जो है उनके तरफ से विरोध किया गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। तो वहीं प्रयागराज में बीएसपी का सम्मेलन, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अपील की, मायावती का साथ देने की अपील की है। मायावती को ब्राह्मणों का बताया हितैषी। संगम नगरी प्रयागराज में गोष्ठी के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने गंगा पार पहुंचकर बहन मायावती को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बताया, साथ ही लोगों से मायावती का साथ देने की अपील भी की। इतना ही नहीं, इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिर्फ बसपा ही सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कर रही है और ब्राह्मण हमारे साथ हैं। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और बेहद ही खास दो तस्वीर, जहां 23 जुलाई को अयोध्या में विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज प्रयागराज में विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यहां से सतीश चंद्र मिश्रा जो कि महासचिव हैं बीएसपी के, उन्होंने कहा है कि बीएसपी ही ब्राह्मणों के लिए सोच रही है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां महज दिखावा करती हैं। तो गोष्ठी के सहारे क्या ब्राह्मण वोट मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ब्राह्मणों का हितैषी बीएसपी है, मायावती है, और ऐसे में वोट बैंक को साधने की कोशिश में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक मालवीय, हर कोई ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुट गया है और अब बीएसपी की तरफ से पहले 23 जुलाई को अयोध्या में विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज प्रयागराज में क्या कुछ वो बड़ी बातें थे, सतीश चंद्र मिश्रा की जानकारी दें। जी देखिए, जैसे बसपा सम्मेलन की अगर हम बात करें तो बसपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन जगह जगह पर शुरू किया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने बोला है कि जिस तरह से ब्राह्मण बिरादरी का अपमान बराबर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वहीं पर जो बसपा है, बसपा ने 2007 में ब्राह्मणों के सहयोग के साथ सरकार बनाई थी और इस बार आज प्रचंड बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी, जिसको लेकर सतीश चंद्र मिश्रा जगह जगह पर पहुंच रहे हैं और ब्राह्मणों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, उनके कई बड़े नेता और मंत्री उनके संपर्क में है और जल्द से जल्द वो बसपा का। ठीक है आलोक मालवीय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बलिया से है, जहां राज्य मंत्री आनंद शुक्ला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री, पुलिस और समर्थकों पर कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिलाओं को जूते से मारने और अभद्रता करने के मामले में आदेश, मंत्री के आवास पर समस्या संबंधित पत्र देने गई थी महिला थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची। महिलाओं को हुआ था 151 में चालान। मामले में अब कोर्ट ने मंत्री, पुलिस और समर्थकों पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ग्राम विकास राज्य मंत्री हैं आनंद शुक्ला, लेकिन इनकी बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां इन्होंने महिलाओं को जूतों से मारा है और साथ ही बदतमीजी की है। सवाल यह है कि अगर महिलाएं शिकायत अपनी समस्या को लेकर जब पहुंची उनके आवास, तो इस तरीके से व्यवहार उनके साथ आखिर क्यों किया गया? पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने भी महिलाओं का साथ नहीं दिया, उल्टा पुलिस भी महिलाओं को भगाती नजर आई। आप देख सकते हैं वीडियो में आखिर कैसे महिलाओं को भगाया जा रहा है। तो किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, ये टिकैत ने कहा है। लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, राकेश टिकैत का यह बड़ा बयान। देश में ट्रैक्टर से चलना अपराध है क्या, ये टिकैत ने कहा है। किसान शिफ्टों में काम कर रहे हैं, किसी पार्टी को वोट देने के लिए नहीं कहा।
चारों तरफ से घेराबंदी करेंगे, आंदोलन और मुद्दों की बात करेंगे। किसानों के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर रैली करेंगे। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, बीजेपी से नहीं। हम अपने ट्रैक्टर को ही टैंक मानते हैं। ये तमाम बड़ी बातें राकेश टिकैत ने कही है। सीधे सरकार को चेतावनी दी गई है 15 अगस्त को लेकर। क्या कुछ कहना था राकेश टिकैत का, आपको सुनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट है किसानों के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, उन चावल के साथ में वोट मांग रहे थे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें छपती रहती है कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बना रहे। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। बीजेपी के लोग तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन दोनों ही तस्वीर में देख सकते थे कि आखिर किस तरीके से राकेश टिकैत तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं। तो करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 7 और 8 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। संगठन और मोर्चे के वरिष्ठ नेताओं से बैठक करेंगे जेपी नड्डा। तो इन तमाम लोगों के साथ में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे जेपी नड्डा। 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं राजधानी में बीजेपी के नवगठित विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक हुई है। 27 विभागों और 22 प्रकोष्ठों की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, 3 सत्रों में इस बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 27 विभागों और 22 प्रकोष्ठों की जो बैठक चल रही थी वो संपन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बैठक के अंदर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे वो निकल चुके हैं। पूरी बैठक को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नवीन जिम्मेदारी दी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। उससे ठीक पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2022 से पहले इन नए पदाधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने प्रकोष्ठों, अपने अपने विभागों में एक बेहतर सामंजस्य स्थापित करके जनता के बीच जाया जाए, ताकि 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जा सके। तो करीब सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये बैठक दोपहर 3 बजे तक चली है। इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 से पहले और क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बीजेपी की बैठकें कब कब हुई हैं। सबसे पहले 15 जुलाई को पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की बैठक हुई थी। आपको बता दें कि 16 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की फिर बैठक हुई। 17 और 18 जुलाई को हुई थी बीजेपी आरएसएस की बैठक। पूरे दिन चली थी बीजेपी आरएसएस की ये अहम बैठक। तो ये एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कब कब जो बैठकें हैं वो हुई हैं। तो वहीं यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार युवाओं पर अधिक भरोसा दिखाने के मूड में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनावी मैदान में 30 से 35% युवाओं को उतार सकती है। इसके अलावा बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे भी कराएगी। सर्वे के नतीजे के आधार पर ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। यह सर्वे क्षेत्र में काम और लोकप्रियता के आधार पर होगा। तो आपको बता दें कि एक अलग ही रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, जहां युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। खबर उन्नाव से, जहां भू माफियाओं पर चला योगी का बुलडोजर। आधा दर्जन मकानों को जिला प्रशासन ने ढहा दिया है। नहर विभाग की जमीन पर बने थे अवैध मकान। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद रही। उन्नाव के सहरा मऊ कस्बे में
बुलडोजर चला है तो भूमाफियाओं पर यूपी का बुलडोजर चला है। आधा दर्जन मकानों को जिला प्रशासन ने ढहा दिया है। नहर विभाग की जमीन पर अवैध मकान बने थे। तो वहीं हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में देश को पहला स्थान दिलाकर देश का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराज सिंह नागर ने आशीर्वाद दिया है। साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही टोक्यो ओलंपिक गए सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे। बता दें कि हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण समेत 13 पदक जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह सदस्यता अभियान की समीक्षा करने सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की सिधारी स्थित आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 1 महीने का सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें 1 करोड़ कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम सरकार की सच्चाई जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ और बलिया जा रहा हूं। इस पूरे अभियान के तहत 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य हम लोगों ने बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता को बताने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ और बलिया जा रहा हूं। इस पूरे अभियान के तहत 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य हम लोगों ने बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता को बताने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो अयोध्या में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विवादित भूमि का पूजन नहीं किया। दरअसल मंदिर की विवादित भूमि पर भूमि पूजन को लेकर मीडिया के संज्ञान में आने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भूमि पूजन स्थल से बेरंग लौटे। इसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गुप्तार घाट के पंचमुखी हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन किया। बता दें कि पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में एक और मंदिर का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को शिलान्यास करना था। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।